जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर 68 इलेक्शंस। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने पिछले वीडियोस में इलेक्शन मशीनरी तक सब कुछ देख लिया था। अब इलेक्शन मशीनरीज के आगे इलेक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन में स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक किस तरीके से काम होता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन के टाइम कब आते हैं? हर 5 सालों के बाद जो पार्टी होती है, जो रूल कर रही है, उसका कार्यकाल खत्म होता है। तो 5 सालों के बाद हमारे यहाँ पर इलेक्शंस लिए जाते हैं। आप अगर देखोगे तो मोदी जी 2014 में आए थे, तो 2019 में हमारे यहाँ पर इलेक्शंस लिए जाते हैं। वैसे ही अगर हम देखते हैं तो 5-5 सालों के बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर भी इलेक्शंस लिए जाते हैं। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में अगर 2014 में कोई सरकार आई थी तो 2019 में वहाँ पर फिर से इलेक्शंस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो इस पीरियड में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और वो यही बोलते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू दूंगा। और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये हर 5 सालों के बाद हमें देखने को मिलते हैं। तो इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं हर 5 सालों में। काफ़ी बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि 2014 में अगर इलेक्शंस होते हैं और 5 सालों के बाद 2019 में होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही जो पार्टी है अगर उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है तो उससे पहले ही जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर डिसॉल्व हो जाती है तो क्या होगा? 2019 के पहले ही हमारे यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए अगर पहले कोई पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, पहले ही अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर जो चीफ मिनिस्टर हो वो रेसिग्नेशन दे देते हैं तो फिर से इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और जो जनरल इलेक्शंस है वो ले सकते हैं बिफोर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल होने के पहले ही जो हमारे राष्ट्रपति है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और जनरल इलेक्शंस जो है वो बोल सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब लोकसभा में जो पार्टी चल रही है, जो रूल कर रही है, अगर उनकी मेजोरिटी जो है वो नहीं होती है, मतलब लोकसभा में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं होता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, जैसे हाल ही में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया क्योंकि जो बीजेपी है उनकी मेजोरिटी है। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 5 सालों के पहले ही जो ट्रेडिशनल हमारी डेट है उससे पहले ही हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हो सकते हैं। अब ये कब होगा? जब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो अवेलेबल ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटका का जो इलेक्शन है, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी के पास थे, लेकिन उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन जो बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ जो है वो ले ली थी, मतलब चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन उनकी जो मेजोरिटी है वो साबित नहीं कर पाए और इसलिए इन्होंने रेसिग्नेशन दे दिया। अब ऐसी सिचुएशन में फिर से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे। फिर से इलेक्शन क्यों नहीं हुए? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने रेसिग्नेशन देने के बाद भी, यहाँ पर जो उनकी पार्टी है वो डिसॉल्व होने के बाद भी फिर से इलेक्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो रेडी थी, इसलिए यहाँ पर फिर से इलेक्शन नहीं हुए। अगर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट रेडी नहीं होती है, अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं होती है, तो फिर से वहाँ पर इलेक्शंस लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्केड्यूल्स ऑफ इलेक्शन। अब जो स्केड्यूल होता है इलेक्शन का, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर करते हैं। जैसे यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बोल रहे हैं इलेक्शन ये तारीख पर होंगे, सारे पॉलिटिशियंस कृपया गरीबों वाली एक्टिंग करना शुरू कर दे। जब 5 सालों की लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है, लेजिस्लेचर की हो या फिर लोकसभा की हो, नए इलेक्शंस वहाँ पर लाने पड़ते हैं। और ये इलेक्शन जो है स्केड्यूल करने का काम किसका होता है? तो जो इलेक्शन कमीशन है उनका ये काम होता है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उनका कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कौन से आर्टिकल तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म की गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब कमीशन जो है ये क्या करती है? नॉर्मली अनाउंस करती है स्केड्यूल, जो भी इलेक्शन का स्केड्यूल रहेगा वो, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती है फ्यू वीक्स बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस इज सेट टू मोशन। अब यहाँ पर कुछ हफ्तों के बाद फॉर्मल जो प्रोसेस होती है, फॉर्मल प्रोसेस हम देखेंगे क्या होती है। तो फॉर्मल प्रोसेस शुरू होने के पहले ही जो इलेक्शन कमीशन होती है वो प्रेस में जाहिर कर देती है कि जो स्केड्यूल है इलेक्शन का वो किस तरीके से रहने वाला है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है
वो लागू हो जाता है जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है उसके बाद कोई भी जो पार्टी होती है वो पब्लिक के लिए कोई भी स्कीम लागू नहीं कर सकती या अनाउंस नहीं कर सकती। नहीं तो क्या होगा कि अभी इलेक्शन जो है वो 10 दिनों पर है, 10 दिनों के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर सरकार जो पावर में है वो अनाउंस कर देगी कि सभी को फ्री में सब कुछ मिलेगा, जो खाना है फ्री में खाओ, जो लेना है फ्री में लो, जो कुछ करना है वो फ्री में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि अरे वाह ये तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सब कुछ फ्री में दे रही है, तो उन्हीं को वोट करेंगे। इसलिए जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी पब्लिक के लिए किसी भी तरीके की स्कीम जाहिर नहीं कर सकती है। अब प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन में सब कुछ आता है कि किस तरीके से स्केड्यूल रहने वाला है इलेक्शन का। उसके बाद जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ता है जिन जिनको खड़े रहना है इलेक्शन में। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, अब रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं ये हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो स्क्रूटिनाइज करते हैं ये सब कुछ, और जो स्क्रूटिनिटी होती है उसके 2 दिनों के अंदर अंदर जो कैंडिडेट है वो अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अपना वो नाम जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये हो गया शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओथ और अफर्मेशन। अब ओथ और अफर्मेशन भी यहाँ पर लेना पड़ता है। ओथ और अफर्मेशन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी लेना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर बनने के बाद भी लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी जब इलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें भी ओथ और अफर्मेशन जो है वो लेना पड़ता है। जैसे जब कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो वो यहाँ पर शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ जो बोलूँगा झूठ बोलूँगा। तो इस तरीके की शपथ जो है वो ली जाती है। अब ये नेसेसरी होता है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उन्हें ओथ जो है वो लेनी पड़ती है। अब ओथ किसके सामने लेनी पड़ती है, तो बिफोर एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। देखिए जब सेंटर में मतलब लोकसभा में कोई चुनकर आता है, कोई मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर किसके सामने ओथ लेते हैं, तो जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सामने ओथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो कैंडिडेट को किसके सामने ओथ लेनी पड़ती है, तो ऐसे कोई ऑफिसर जो ऑथराइज करेंगे इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब मोस्टली किनके सामने लेते हैं, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके सामने और जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके सामने ये जो ओथ है वो ली जाती है। अब अगर कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया हो, मतलब कोई मान लिया अगर है तो वो अगर खड़ा हो तो वो तो इंडिया के बाहर है, तो वो क्या करेंगे, तो वो इंडियन एम्बेसडर जो होते हैं या फिर हाई कमिश्नर जो होते हैं या फिर डिप्लोमेटिक कंसुलर जो होते हैं उनके सामने ओथ ली जाती है। और अगर कोई कैंडिडेट है वो जेल में है तो वो किसके सामने ओथ लेंगे, तो जो सुपरिटेंडेंट होते हैं प्रिजन के या फिर जो कमांडेंट होते हैं उस सेल के, तो उनके सामने ओथ ली जाती है। और अगर कोई कैंडिडेट हॉस्पिटल में है, पहले ही वो एडमिट हो गए, तो वो किनके सामने लेंगे, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंचार्ज जो होते हैं उनके सामने वो ओथ लेंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो ओथ है ये कब ली जाती है, तो ओथ ली जाती है इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटिंग हिज नॉमिनेशन पेपर। जब भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो देंगे उसी वक्त इमीडिएटली ओथ जो है वो ली जाती है। अब सबसे पहले इलेक्शन का टाइम हमने देख लिया कि कब इलेक्शंस आने वाले हैं। उसके बाद शेड्यूल हमने देख लिया कि इलेक्शन का शेड्यूल किस तरीके से है। उसके बाद कैंडिडेट कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन कौन इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो हमने देख लिया। अब इलेक्शन कैंपेन पर आते हैं। अब इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सामने आती है, अपने कैंडिडेट्स को डिस्क्लोज करती है और फिर वो कैंडिडेट जो है वो वोट्स की मांग करते हैं। जैसे कोई पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे वो तो बोलेंगे कि हम फकीर है साहब, झोला लेके निकल पड़ेंगे, या दूसरे पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे वो इस तरीके से प्रचार करेंगे कि मैं हर जगह आलू की फैक्ट्री लगाऊंगा। तो इस तरीके का प्रचार जो है हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से करेगी, हर कैंडिडेट अपने हिसाब से करेगा। और ये कब तक रहेगा, तो 48 आवर्स बिफोर पोलिंग क्लोजेस, मतलब 48 आवर्स जब पोलिंग रहेगी उसके 48 आवर्स पहले ये जो पूरा प्रचार है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, तो पोलिंग डेज आते हैं, क्योंकि हमने 48 आवर्स के पहले ये जो कैंपेन है ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पोलिंग डेज आते हैं। अब पोलिंग में क्या होता है, जो पोलिंग है वो की जाती है, लोग आते हैं, लोग वोट करते हैं। अब प्रचार में जिस कैंडिडेट ने लोगों को इंप्रेस कर दिया लोग उसे जाकर वोट करेंगे। और फिर ये जो पोलिंग होती है डिफरेंट डेज में भी लाई जाती है, जैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब एक ही साथ अगर हर जगह हम इलेक्शंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इतने सारे हमें मॉब लगेगा, इतना सारा जो हमें सिक्योरिटी है वो लगेगी। लेकिन अगर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग दिन पर लेते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों ने काम किया है वो जाकर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मैन फोर्स है वो कम लग सकता है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सकती है और इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो सकते हैं। अब जो लोग हैं वो इलेक्शन में वोट करते कैसे हैं,
अब हर पॉलिटिकल पार्टी को उनका एक सिंबल दिया जाता है और बैलेट पेपर्स में या फिर ईवीएम मशीन में जो सिटीजन्स है वो वोट करते हैं और कैंडिडेट को वोट चला जाता है। अब नॉमिनेशन जब पूरी हो जाती है कैंडिडेट की, उसके बाद जो कैंडिडेट की एक लिस्ट है वो बनाई जाती है, किसके द्वारा? तो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। और इस हिसाब से बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। अब बैलेट पेपर प्रिंट किए जाते हैं कैंडिडेट के नाम के साथ और उसी के साथ साथ जो सिंबल है वो भी अलॉट किए जाते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे एक सेपरेट सिंबल जो है वो भी दिया जाता है, और अगर कोई पार्टी के थ्रू लड़ रहा है तो पार्टी के अपने सिंबल जो है वो होते ही है। अब वोटिंग प्रोसीजर किस तरीके से होती है? तो सीक्रेट बैलेट से होती है। मतलब अगर कोई सिटीजन किसी कैंडिडेट को वोट कर रहा है तो दूसरे को पता नहीं चलता है कि वो वोट किसे कर रहा है, तो इतनी सीक्रेटली ये जो वोटिंग है ये ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं वोट करूंगा तो कोई मेरे तरफ नहीं देखेगा, तो इस तरीके से इतनी सीक्रेटली वो जो वोटिंग है वो की जाती है। और ये इंश्योर किया जाता है कि जो पोलिंग स्टेशन है ये हर वोटर के पास ही रहे, मतलब 2 किलोमीटर के आसपास जो पोलिंग स्टेशन है वो लगाया जाए, और हर पोलिंग स्टेशन पे 1500 वोटर से कम ही वोटर्स जो है वो रहने चाहिए, और हर पोलिंग स्टेशन एटलीस्ट 8 घंटे तक खुला रहना चाहिए। अब यहाँ पर नई चीज़ जो निकल कर आई है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब ईवीएम, जो काफ़ी सुर्खियों में थी, जो काफ़ी न्यूज़ में थी। अब ये क्या करती है? ये एलिमिनेट करती है पॉसिबिलिटी ऑफ इनवैलिड और डाउटफुल वोट जो होते हैं उसे, मतलब जो वैलिड वोट्स है वही वहाँ पर पोल किए जाते हैं, जिससे कि जो भी कंट्रोवर्सीज या फिर इलेक्शन पिटिशंस है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। और जब काउंटिंग ली जाती है तो काउंटिंग भी काफ़ी फास्टर होती है, क्योंकि जब मशीन काउंट करती है तो बहुत फास्ट करती है, इसलिए हमें जो रिजल्ट है वो भी 12-1 बजे के आसपास हमें पता चल जाता है कि कौन जीत चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पेपर है उसकी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है, रिड्यूस की जाती है। अब जब पेपर्स है वो हमें झाड़ों से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, और जब इतने सारे पेपर्स हमें लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी, बहुत वास्ट हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है, और जब ये यहाँ पर वोटिंग करने निकलती है तो बहुत सारे पेपर्स हमें लगते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन की वजह से यहाँ पर जो पेपर्स है उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, और जिस वजह से जो पेड़ है वो कम काटने पड़ते हैं, और ये एक इको फ्रेंडली प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए सुपरवाइजिंग के लिए कोई ना कोई लगता है। तो सुपरवाइजिंग के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि वहाँ पर ऑब्जर्वर रखे जाते हैं। तो जो ऑब्जर्वर होते हैं वो अलग अलग टाइप के हमने ऑब्जर्वर देखे हैं। जनरल ऑब्जर्वर देखे हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर देखे हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर देखे हैं, पुलिस ऑब्जर्वर देखे हैं। तो अलग अलग ऑब्जर्वर्स हमने देखे थे। तो ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं इनका काम होता है प्रॉपर तरीके से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं वो देखना, जो जनरल तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं वो देखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है या नहीं वो देखना। तो ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं इस तरीके का काम करते हैं, सुपरवाइज करते हैं जो इलेक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर एक बार इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आती है काउंटिंग की बारी। काउंट करते हैं कि कौन यहाँ पर इलेक्शन जीत रहा है। तो जब हमारे पोलिंग जो है वो खत्म हो जाती है सुपरविजन में, रिटर्निंग ऑफिसर और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके सुपरविजन में, उसके बाद जो काउंटिंग है वो ली जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर करते हैं कैंडिडेट का नाम जो यहाँ पर जीत चुका है, जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है मीडिया कवरेज। देखिए मीडिया पर्सनल जो होते हैं उन्हें भी स्पेशल पासेस दिए जाते हैं ताकि पोलिंग स्टेशन में वो एंटर कर सके, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि जब मीडिया वाले अंदर जाएंगे तो अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो सीधा बाहर दिखा सकते हैं, और वो जो कवरेज होती है पूरा देश देख सकता है। इसलिए वहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहती है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो मोटो है इलेक्शन कमीशन का वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं, कैंडिडेट कौन जीता है वो भी आ चुका है, लेकिन जो कैंडिडेट हार चुके हैं अगर उन्हें ऐसा डाउट आता है कि नहीं मुझे ज़्यादा वोट मिले थे, तो इलेक्शन पिटीशन जो है वो भी दाखिल कर सकता है। और इलेक्शन पिटीशन जो है वो कब दाखिल करेंगे? जब उन्हें लगेगा किसी तरह की माल प्रैक्टिस वहाँ पर हुई है इलेक्शन में, तब उन्हें इस तरीके से लगेगा कि जो इलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं। अब ये जो इलेक्शन पिटीशन रहने वाली है ऑर्डिनरी सिविल सूट तरीके से नहीं रहने वाली है, एक कॉन्टेस्ट की तरह ट्रीट की जाती है जिसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये कौन लेता है? तो हाई कोर्ट जो है उनके द्वारा ली जाती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रिब्यूनल जो है वो स्थापित करने की बात की जा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके का ट्रिब्यूनल जो है वो अभी तक लाया नहीं गया है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस है ये यहाँ पर ख़त्म होती है। तो हमारा जो पूरा इलेक्शन चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।